नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर जालोर से। जिला मुख्यालय पर किसानों का महापड़ाव जारी है। 186 गांव के किसान पानी को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली रात किसानों ने धरना स्थल पर खाना बनाया। आज हजारों किसान जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचेंगे। ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंचेंगे। जिला कलेक्ट्रेट जल्द मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी किसान यहां पर दे रहे हैं। 186 गांव के किसानों का धरना, अंदाजा लगाया जा सकता है कि तादाद कितनी बड़ी है। यह प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से चल रहा है। जो जवाई बांध का पानी है उसकी मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हाथ जोड़ो रैली निकालते वक्त किसानों से वार्ता की है। और इसी खबर पर जालोर की तरफ रुख करते हैं। श्याम हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, 186 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 186 गांव के किसानों की तादाद क्या होगी? क्या बात बनती नजर आ रही है या प्रदर्शन बड़ा होगा? देखिए आसिफ, पिछले 2 दिनों से जालोर जिले के 186 गांव के किसान जवाई के पानी की मांग और जवाई पुनर्भरण जैसी तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहले दिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार तक उनकी आवाज तक नहीं गई। जैसे ही ये किसान वहां पर ज्ञापन देने पहुंचे और उसके दौरान पुलिस व किसानों के बीच धक्का मुक्की होगी और उसके बाद में किसान नाराज होकर के वापस लौट गए। ऐसे में किसान महापड़ाव के तहत तमाम प्रकार की घर से राशन सामग्री है वो लेकर के यहाँ पर आए हुए थे और लगातार यहाँ पर ही खाना बनाया जा रहा है और इसके बाद में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो किसान अपने स्तर पर ही यहाँ पर बना रहे। हालांकि सवेरे सवेरे जो किसान है वो आसपास के गांव से वापस लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन किसान है वो अपने हक के पानी की मांग को लेकर अब आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़े बंदोबस्त कर दिए गए। हमारे साथ कुछ किसान है, उनसे बात करूंगा। आप लोगों की क्या मांगे हैं और 2 दिनों से धरना दिया जा रहा है, आपकी आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है, आखिर वजह क्या है? अभी हमने करीबन पिछले 4-5 महीने पहले भी इसी आंदोलन पानी के आंदोलन को लेकर के हमने एक धरना दिया था। जवाई बांध में हमारा जालोर जिले का हक तय किया जावे। वर्षों से हमारे जो पानी सूख गया है और पूरी जवाई नदी सूख गई है, उसमें से उस वजह से सारे पशु मर गए हैं। पशु के कारण से हमें जालोर जिले के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, देशावर जाना पड़ रहा है, नरेगा पे मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि हमारे खेतों में पानी नहीं है, मजदूरी सूख गई है। सब प्रकार की परेशानी हमारे लिए खड़ी हो गई। आज की क्या रणनीति रहेगी और आज किस तरीके से पूरे धरने को है आपने रूपरेखा दी जाएगी? बताया जा रहा है कि अपने मवेशियों को भी किसान लेकर के आएंगे। आज एक सांकेतिक रूप से किसानों ने ऐसा तय किया है कि किसानों ने ऐसा हुआ है कि आज मवेशी ज्ञापन देने, कल महिलाएं ज्ञापन देने के लिए गई थी लेकिन महिलाओं से प्रशासन ने ज्ञापन नहीं लिया। अब क्या प्रशासन पे दबाव था ये हमारे को पता नहीं है, लेकिन किसानों की बात को नहीं सुना गया, महिलाओं की बातों को इन्होंने नहीं सुना। फिर आज मवेशी किसान लेकर के आ रहे हैं, मवेशियों से वो ज्ञापन दिलवाएंगे क्योंकि पानी मवेशियों के लिए भी जरूरी है। वो भी आज मर गए हैं मवेशी भी, वहां से पशु पक्षी सब होकर के चले गए। पूरा इन किसानों से ये समझना चाहेंगे कि जवाई बांध के पानी की इनको जरूरत है, क्या तकनीकी समस्या आ रही है, प्रशासन क्या कह रहा है, क्यों जवाई का पानी जो है वो इनको नहीं मिल सकता? वर्षा हो गए हैं लेकिन अभी कोई समाधान के हमें आसार नहीं लग रहे। देखिए आसिफ, जवाई जो पानी को लेकर पिछले जो साल है किसानों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया था, उसको लेकर जवाई पुनर्भरण को लेकर यानी कि 2554 करोड़ अमूमत है वो राशि स्वीकृत भी हुई लेकिन उसका टेंडर नहीं हुआ। ऐसे में किसानों की, आप लोगों की क्या मांग है? क्या जवाई के अंदर किस तरीके की टेक्निकल समस्याएं आ रही है और वजह क्या है कि आपकी मांगों को नजरअंदाज किया? पहले भी आपने धरना तो दिया था, कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? इन्होंने हमें पिछली बार एक आश्वासन दिया था कि भाई हम ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कुछ चीजों से पता किया तो जालोर के लिए जवाई बांध के अंदर ये बता रहे हैं, डॉक्यूमेंटली कागजों के हिसाब से बता रहे हैं कि जवाई बांध का जालोर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का हक नहीं है। जबकि बाढ़ आती है तो जालोर जिला उसमें प्रभावित होकर के मरता है। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं, इसके अलावा भी वहाँ पे नीचे उन्होंने 13 से 15 ऐसे एलिकेट बना दिए हैं। पिछली बार आपके जयपुर में वार्ता हुई थी और उसके बाद में क्या नतीजा निकला, कुछ
अमाउंट था वो भी स्वीकृत हुआ था, वो किस लिए था? इन्होंने हमें एक आश्वासन देकर के 2554 करोड़ का एक आश्वासन ये बताया था इन्होंने कि 2554 करोड़ रुपए हम पास कर रहे हैं और ये हम दिसंबर में टेंडर करेंगे और जनवरी में काम शुरू कर देंगे, लेकिन वो अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई अमली जामा पहनाया नहीं गया है। तो ये हम कह रहे हैं कि इस काम को तुरंत शुरू करवाया जावे और पानी दिया जावे, जवाई बांध को आगे ऊंचाई नहीं बढ़ाई जावे और हमारे जवाई नदी में हमारा हक तय किया जावे, पानी छोड़ा जावे। देखिए आसिफ, लगातार किसानों का धरना है वो दूसरे दिन भी जारी है। आज आसिफ तमाम जो किसान हैं अपने मवेशियों को साथ में लेकर के यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जिला कलेक्टर को ऊंट के मुंह से ज्ञापन दिलाएंगे, क्योंकि जो कल महिलाएं वहां पर गई थी उनसे ज्ञापन नहीं लिया गया। तो ऐसे में किसानों ने आज निर्णय किया है कि अगर किसानों से प्रशासन है वो ज्ञापन नहीं लेता है तो आज मवेशियों से विभाग को जो है अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वही किसान अपने साथ जो राशन सामग्री है वो लेकर आए हुए, रात को खाना भी यहाँ पर बनाया गया, उसके साथ में लकड़ी की प्रबंध व्यवस्था है वो भी किसान यहाँ से घरों से भर करके लेके आए हैं। साथ ही साथ पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर है। और ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान है अपने घरों से लकड़ियां और राशन सामग्री लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आसिफ, बड़ी बात यह है कि किसान पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने के लिए ना तो कोई विभाग की ओर से उनसे वार्ता करने पहुंचा और न ही किसी भी प्रकार का समझौता होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसानों ने आज साफ तौर से ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इन किसानों की मांगों को लेकर विभागीय अधिकारी कोई गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर ये किसान है इस हाईवे को जाम करके उग्र आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हमारे साथ कुछ और भी किसान है। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बेनतीजा, वजह क्या मानते हैं, जिम्मेदार कौन? वजह सरकार है, क्योंकि हमें पहले भी हमने जब धरना दिया था तब हमें असंकेतित उठा दिया गया था, कहा गया था कि आपका पानी छोड़ दिया जाएगा और जो ये सरकार का अमाउंट है ये देकर काम शुरू करवा दिया जाएगा। अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बादशाह, कहाँ से आए हो और आप लोगों की क्या मांग है? आखिर आपकी आवाज को क्यों नहीं? एक ही गांव से आया हूँ, सोगराम मेरा नाम है। हम जवाई बांध का पानी का हक के लिए आए हैं यहाँ पर। अगली बार भी और अरंडी की जो फसल जड़ी है नीम से, जो उसका भी मुआवजा दिया जाए खास कर को। पहली बार धरने में भूख हड़ताल पर बैठे थे तो सरकार ने आश्वासन दिया था, परंतु उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, कोई ठोस जवाब हमको नहीं मिला है। अब आज पुखराज जी भी आए थे, क्या बोला? वो क्या आपके लिए कर रहे काम और कोई लिखित में आश्वासन नहीं है। जब तक लिखित में नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे क्या रूपरेखा होने वाली है किसानों के प्रदर्शन की, फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए श्याम आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जयपुर से, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है। पहली पारी की परीक्षा जारी है। आज और कल सिर्फ जयपुर में परीक्षा होगी। केवल जयपुर में केंद्रों पर परीक्षा होगी। 157 केंद्रों पर 54,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो आज चौथा दिन 3rd ग्रेड परीक्षा का, भर्ती परीक्षा का, लेकिन आज केवल राजधानी जयपुर में ही परीक्षा का आयोजन होगा। आज और कल 157 केंद्र बनाए गए हैं राजधानी जयपुर में और 54,000 अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे। और लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, उनसे बात करते हैं। लवली, चौथा दिन है और पूरे प्रदेश में अब केवल राजधानी जयपुर में ही यह परीक्षा होगी, क्या इंतजाम? देखिए, पहले पारी की जो परीक्षा है वो सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और अभी विधिवत जो परीक्षा का दौर है वो जारी है। जैसे के अंदर जो सेंटर्स बनाए गए उन सेंटर्स पर आज उर्दू विषय की जो परीक्षा है वो हो रही है और इस परीक्षा के अंदर जो है वो विद्यार्थियों की कुछ ही समय में जो अटेंडेंस है वो ली जा रही है, वो भी हमारे सामने आएगी। उर्दू विषय की परीक्षा देने के लिए करीब जो 23 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और इन 23 परीक्षा केंद्रों पर जो रजिस्ट्रेशन है छात्रों का वो करीब जो है उनके जो काउंटिंग आ रही है उस हिसाब से करीब ये संख्या बनती है 5,000 के आसपास। यानी कि उर्दू के जो सेंटर हैं उसमें 5,781 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है 23 सेंटर्स पर। अभी परीक्षा का दौर जारी है, संख्या कम है, इस वजह से की गई है जो है और अब जो है शाम को विषय की परीक्षा है। कल शिक्षा जो में जिनकी भर्ती की जानी है
उसके लिए मुख्य परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है जयपुर के अलग अलग सेंटर्स पर। और जयपुर के ही अंदर जो है पिछले 2 दिनों से और आज ये तीसरा दिन है जब जयपुर के अंदर ही परीक्षा हो रही है। बाकी 11 जिलों में केवल 2 ही दिन परीक्षा का दौर जो है वो चला है। 5 दिनों के इस परीक्षा के कार्यक्रम के अंदर अब तक जो है करीब 50 से ज्यादा जो नकल करने वाले हैं, डमी कैंडिडेट, इस तरह के लोग जो थे वो सेंटर्स पे पकड़े गए हैं। और इसके अलावा भी लगातार कार्रवाइयों का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक बड़ी खबर दौसा से, NH 21 पर भांडारेज के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में बोलेरो ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें हाईवे पर एक्सीडेंट की, नेशनल हाईवे 21। ये ट्रैक्टर और एक जीप जिसमें ये टक्कर हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और बोलेरो में टक्कर हुई है। आप तस्वीर देख सकते हो। इस ट्रैक्टर के जो हालात हुए हैं, ये ट्रैक्टर है और यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। पूरा ट्रैक्टर में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बोलेरो की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बोलेरो के ऊपर एक सरपंच लिखा हुआ है, जो भरतपुर नंबर की एक बोलेरो गाड़ी है जो यहाँ पर पलटी खाई है। इस हादसे के बाद हम ट्रैक्टर चालक से बात कर लेते हैं जो उस समय ट्रैक्टर चला था। क्या घटनाक्रम हुआ था? सर ट्रैक्टर खड़ा था, गाड़ी के पीछे फाइनेंस वाले जांगा दे रहे थे, तो इसलिए ट्रैक्टर बिल्कुल नीचे खड़ा था, बोलो बिल्कुल नीचे आ गई और ट्रैक्टर खड़ा था, आगे टक्कर मार दी। आपका ट्रैक्टर कहाँ लेकर जा रहे थे? क्या था? मैं ट्रैक्टर खेत पे लेके जा रहा था, हमारे भैया खेत है। तो रॉन्ग साइड तो खड़ा था लेकिन खड़ा ही था ट्रैक्टर, तो रॉन्ग साइड खड़ा था ट्रैक्टर। बिल्कुल खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मारी है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन हादसा काफी गंभीर हुआ है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं जो बोलेरो में सवार थे और दोनों वाहन हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने जो वाहन है उनको क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से दूर हटाकर यातायात सुचारू करा दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर यह हादसा क्यों हुआ? आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और ये खबर करौली से, टंकी पर चढ़ा सुरौठ ग्राम पंचायत का उप सरपंच सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे। उप सरपंच को समझाने की कोशिशें जारी हैं। ये उस टंकी की तस्वीरें हैं जहां पर उप सरपंच बैठा हुआ है। इसकी मांग है कि सड़क बनाई जाए। फिलहाल एसडीएम मौके पर हैं। उप सरपंच से टेलीफोनिक वार्ता इस समय चल रही है। गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हैं। आसपास के लोग यहां पर जमा हो गए। नीचे जो लोग खड़े हैं वो उप सरपंच के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी करने के लिए मुख्य मांग है सड़क निर्माण की। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। और धर्मेंद्र करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या समझा लिया गया उप सरपंच को? जी देखिए, बताना चाहूंगा मौके पर एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौजूद है। जो उप सरपंच है वो बामन नगला तक सू रोड से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो सू रोड के पास में टोल नाका है उसे भी हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर खेत के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेत के लोगों को बार बार परेशानी होती है, लेकिन समाधान आज तक शिकायत के बाद नहीं हुआ, जिसके चलते ये प्रदर्शन को मजबूर है। जी आसिफ। जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। और ये खबर राजसमंद से, 50 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। पंजाब से गुजरात
तस्करी के जरिए शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीपरडा में नाकेबंदी के दौरान ट्रक जब्त किया गया है। तो एक बार फिर से गुजरात जहां पर शराबबंदी है वहां पर अक्सर शराब की तस्करी के मामले सामने आते हैं और इस तरह की खबरें भी जहां पर पुलिस कार्रवाई कर ऐसे ट्रकों को जब्त करती है जहां पर गुजरात शराब गैरकानूनी तरीके से ले जाई जाती है। इस बार पंजाब से गुजरात जाते हुए ट्रक को राजस्थान पुलिस ने राजसमंद में पकड़ा है। 2 लोगों को पकड़ा गया है। और इस शराब की बाजार कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। और अलकेश राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, क्या अपडेट शराब तस्करी को लेकर? जी मैं आपको बताऊं, राजसमंद जो आबकारी थाना पुलिस है उसने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मुखबिर की सूचना पर पीपड़ा चुंगी नाका जो है वहां पर करीब 50 लाख रुपए की जो शराब की कीमत आकी ले जा रही है, 775 कार्टून में अवैध रूप से जो शराब भरी हुई थी और ट्रक को जब्त किया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कोई पंजाब से जो अवैध शराब की जो तस्करी है वो गुजरात तक की जा रही है। इसकी सूचना पर जो राजसमंद आबकारी थाना पुलिस है उस पुलिस ने पिपड़ा चुंगी नाका के पास नाकाबंदी की और वहां पर एक जो ट्रक था उस ट्रक पर रुकवाया। जब ट्रक चालक से जो ट्रक में जो सामान के कागज मांगे तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उससे बताया कि भूसा भरा है, लेकिन जब पुलिस ने ट्रक को खुलवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें 775 कार्टून अवैध शराब के भरे हुए थे जो केवल पंजाब में बिक्री के लिए मान्य शराब थी। ऐसे में जब पूछताछ में सामने आया कि जो दोनों ही जो गिरफ्तार आरोपी हैं वो दोनों ही जोधपुर के निवासी और दोनों सगे भाई हैं, तो दोनों ने ये बताया कि वो ये शराब है, इस शराब की खेप को वो गुजरात लेकर जा रहे थे। क्योंकि पुलिस ने जिन दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। और जब हमारी इस बारे में जो हमारी बात हुई, जब आबकारी थाना अधिकारी विजय जोशी का ये कहना है कि क्योंकि ये ट्रक चालक और खलासी उनके सहयोगी जो दोनों भाई हैं, ये सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन असली जो मास्टरमाइंड कौन है अब पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। कौन वो लोग हैं जो इस शराब को भिजवा रहे थे। अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, जगपुरा में अवैध मादक पदार्थ पर बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 22.5 किलो गांजा जब्त किया गया। 3 लाख रुपए की कीमत का यह गांजा था। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस तस्करी कर ले जाए जा रहे गांजे के बारे में? देखिए, जगपुरा के पास जो हाईवे पर गश्त के दौरान 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ने के बाद में पुलिस भी एकदम चौकन्नी हो गई कि उनके पास में 22 किलो 700 ग्राम गांजा पकड़ा, जिसकी बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। ये कोटा और उड़ीसा के जो है नामी तस्कर बताए जा रहे हैं, जो जिनके बारे में पुलिस को मुखबिर से पहले भी सूचना मिली थी। हालांकि अब चारों को गिरफ्तार करने के बाद एनडीपीएस एक्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और जो गिरफ्तार एक आरोपी ओम प्रकाश है, उनके खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में करीब 80, जबकि ऋषिकेश के खिलाफ 3 मामले दर्ज है। वही एक जो तीसरा आरोपी पंकज है, उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज है। तो कहा जा सकता है कि ये नामी तस्कर कहा जा सकता है। कई और वारदातें भी इन्होंने कई इस तरह की है। फिलहाल जो नशे की जो खेप बरामद की है वो पुलिस ने फिलहाल जब्त कर ली है और भारी मात्रा में ये जो है नशे की खेप पुलिस ने बरामद करने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ और चौंकाने वाले भी इनसे खुलासे हो सकते हैं। और जो पुलिस की जो टीम है वो उड़ीसा सहित देश के अलग अलग राज्यों में जाकर इनके जो नशे का जो नेटवर्क है उनको खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल रानपुर थाना पुलिस जो पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि नए सिटी एसपी शरद चौधरी के नेतृत्व में जो टीमें गठित की गई और अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम कसने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत ये कार्रवाई की और फिलहाल रानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
ये खबर भी कोटा से है, जहां चेचर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी कला गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मदनपुरा गांव के पास ताकती डैम से अवैध बजरी का खनन और परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात दौसा की, जहां एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। घटना रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र की है। कहा जा रहा है कि स्पार्किंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये दौसा की तस्वीरें, देर रात ही आग लगी थी और पूरा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। सूचना दी गई दमकल को, दमकल पहुंची, दमकल ने आग बुझाई, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर जल चुका था। और ये बड़ी खबर जोधपुर से, सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, महिला की रोड पर डिलीवरी हुई। केरू अस्पताल पहुंची थी गर्भवती महिला और परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल से जुड़े लोगों ने महिला को बाहर निकाल दिया। बिना जांच के अस्पताल से बाहर निकाला गया। बाहर निकलते समय ही सड़क पर महिला की डिलीवरी हो गई। सड़क पर ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। घटना के बाद परिवार वालों में भारी गुस्सा है। तो जोधपुर से ये खबर है और ये खबर अस्पताल की संवेदनहीनता को दिखा रही है। परिवार वाले इस महिला को लेकर इस कैरू नाम के अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर बिना देखे महिला को बिना चेकअप किए, बिना जांच किए बाहर निकाल दिया। और विवशता या विडंबना देखिए कि जैसे ही बाहर निकाला गया, इस महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। खाली मैं ज्ञान के साथ दे दो क्या फोन तुमने जोधपुर ले दो, जोधपुर ले दो। आठ बारह आगे डिलीवरी कार लिख लो, डिलीवरी। खबर पर रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। रंजन, कौन सी ये अस्पताल थी, कौन संचालक थे और घर वालों ने इस अस्पताल के खिलाफ क्या कोई कानूनी कदम उठाया है? जी, आपसे बताना चाहूंगा कि ये केरू निकटवर्ती गांव है, वहां से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां सरकारी अस्पताल है। और उस अस्पताल में सवेरे की ये घटना बताई जा रही है, जहां की गांव और आसपास की ढाणियों में रहने वाले ये जो परिवार है, यह पहुंचा था। देवासी समाज से जुड़ा परिवार है और पूरा देवी इस महिला का नाम है, जिसको इसके परिजन यहाँ लेकर के पहुंचे थे। और जब अस्पताल में पहुंचे तो परिजनों के अनुसार जो जानकारी मिली, उसके अनुसार इनको खून की कमी कहकर बिना जांचे परखे दरवाजे से ही जोधपुर जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन बिना जांचे परखे और महिला की वास्तविक स्थिति का बिना ज्ञान लिए ये बात कही गई। और जैसे ही 2 स्टेप बाद जैसे ही ये बाहर निकले हैं, रोड पर इस महिला की डिलीवरी हो जाती है, जिसके बाद आनंद फानंद में वापस है जो महिला को अस्पताल में लाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, इसलिए उन्हें सभी जो सफेद कोट में नजर आते हैं, चिकित्सक ही नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा अस्पताल से जुड़े लोगों ने उनको इस प्रकार की बात कही थी। हालांकि यह भी आरोप लगाया गया है कि चिकित्सक वहां नहीं थे और महज एक मेल नर्स है जिसके भरोसे है जो पूरा अस्पताल है जो वहां पहुंचा है। 10 बजे तक अस्पताल के जो चिकित्सक है वो फोन नहीं उठाते हैं। जो स्थानीय लोगों से भी मेरी इस बारे में बात हुई तो यह शिकायत मूल रूप से सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर के राहत भरी बात यह है कि जच्चा और बच्चा जो है स्वस्थ है और अब उनका विधिवत रूप से जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये इसको लापरवाही माना जाएगा कि जहां अस्पताल पहुंचने के बाद भी इलाज से वंचित रहा गया और जो सड़क पर ये डिलीवरी हुई, जो कि बेहद ही शर्मनाक वाकया है। रंजन, इस समय जच्चा और बच्चा की स्थिति क्या है? क्या वो हॉस्पिटल में ही है?
जी, निश्चित तौर पर जब सवेरे ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में सड़क पर जब ये डिलीवरी हुई, उसके बाद में जो आसपास के जो लोग मौजूद थे और जो महिलाएं थी, उन्होंने उसे वापस अस्पताल में प्रवेश दिलाया गया और उन्हें ले जा करके जो अस्पताल भर्ती कराया गया। अभी कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई इस विषय को लेकर के, तो जानकारी मिली कि बच्चा और नवजात जो है, बच्चा जो है वो स्वस्थ है और उसकी माँ भी है जो स्वस्थ है। लेकिन जो स्थितियां जो बनी, जो घटनाक्रम सामने आया और जो लोगों ने आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप है और जो घटनाक्रम सामने नजर आया है, यह बेहद ही मानवता को शर्मसार करने वाला है। रंजन, क्या इसके खिलाफ ये परिवार जो है वो कानून का सहारा लेगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, वे इस मामले में इस विषय में मामला दर्ज कराने का विचार रख रहे हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता अभी अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य को लेकर के है। जो परिवार में नया सदस्य आया उसके स्वास्थ्य को लेकर के है, लेकिन परिजनों में इस बात को लेकर के खासी नाराजगी है, खासा रोष है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जहां शिक्षा का अभी भी अभाव है या मूल रूप से जो सरकारी सुविधाएं हैं वो लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता और उनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, इसको लेकर के घोर नाराजगी व्यक्त की है। समाज के लोग भी वहां जुट रहे हैं और उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से भी मांग की है और साथ ही साथ इस मामले में पुलिस में। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और ये खबर राजधानी जयपुर से। राजधानी का आमागढ़ बना कंजर्वेशन रिजर्व। प्रदेश के 21वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल गई है। कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। रिजर्व ना बनने के कारण पर्यटन में बाधा थी। आसानी से हो सकेंगे संरक्षण और पर्यटन के काम। तो आमागढ़ को अब कंजर्वेशन रिजर्व मिल गया है। सूचना जारी हो चुकी है। पर्यटन में कुछ तकनीकी बाधाएं थी जो अब दूर हो जाएंगी। अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब संरक्षण और पर्यटन के काम आसानी से हो सकेंगे। और अरबाज जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरबाज, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? इसकी अधिसूचना जारी होने से कैसे फायदा पहुंचेगा पर्यटन और संरक्षण को? देखिए आसिफ, जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है ये एक कैटेगरी होती है राजस्थान में। जैसे नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, उसी तरीके से कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं जो राजस्थान के अंदर जो संरक्षण का अपना दायरा होता है। उसमें क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल जो है लागू होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत जिस जंगल को या जिस वन को कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा मिला होता है उसको उसके मुताबिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। आमागढ़ पहले कंजर्वेशन रिजर्व नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर संरक्षण और पर्यटन दोनों कामों में बड़ी अड़चनें पैदा हो रही थी। अब जो इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया, राजस्थान में ये 21वां कंजर्वेशन रिजर्व होगा। पिछले एक साल से आप देखिए कि मई के अंदर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन मामला जो था आमागढ़ में जंगल सफारी का, संरक्षण का, बहुत से कामों का अटका हुआ था, क्योंकि एक पूरा कॉरिडोर डेवलप करना था। यहाँ से आप देखिए झालाना से लेकर के आमागढ़ और नाहरगढ़ से लेकर के अचरोल तक पूरा एक टाइगर हैबिटाट है जो इस जंगल को सरिस्का से कनेक्ट करता है। इसमें जो था ये कंजर्वेशन रिजर्व नहीं होने की वजह से बीच में काम अटका हुआ था। करीब आप देखिए कि 16 पैंथर यहाँ पर देखे गए हैं आमागढ़ के अंदर। इनकी तादाद है। लोग बाग यहाँ पर इस जंगल को देखना चाहते हैं। जयपुर की कई जो है हाई पॉइंट इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। तो अब राजधानी जयपुर में जो है इको टूरिज्म का यानी लेपर्ड सफारी का नया आकर्षण होगा और आप ये मान करके चलिए जल्दी इसमें जो तमाम रोड़े थे वो हट जाएंगे। अब जो नई गाइडलाइंस है, इसका जो इको सेंसिटिव जोन है, इसमें कितना डिस्टेंस रहेगा। और बात जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।